Hello everyone. I hope you all people are good at your places. I'm absolutely good at my place and let's begin. So let's get back to the business. चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपना सेशन. आज का सेशन हम शुरू करते हैं इंग्लिश की बहुत सारी वर्ब्स के साथ, बहुत सारे एक्शंस के साथ. बिकॉज ऑन द वेरी फर्स्ट डे, अगर आपने मेरा डे 1 का वीडियो देखा है तो उस दिन मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. वन ऑफ देम इज़ वोकैबुलरी, शब्दों की नॉलेज, शब्दों के ऊपर कंट्रोल. एंड द सेकेंड वन इज़ ग्रामेटिकल पार्ट. लगातार हम ग्रामर पे बात कर रहे हैं और वर्ड्स भी लगातार चल रहे हैं. आज आई एम स्टार्टिंग विद वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वर्ब्स जो हम सब लोग, चाहे आप बेसिक इंग्लिश वाले हैं या चाहे आप एडवांस इंग्लिश वाले हैं, ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. डेली रूटीन के कुछ काम हैं जो आई गेस नॉर्मली हर व्यक्ति करता है, जैसे कि घर को साफ़ करने वाला काम. और ज़्यादातर साफ़ करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन. आई गेस ज़्यादातर लोगों को क्लीन का मीनिंग पता है. फाइन, लेट मी रिमाइंड यू, जितने भी वर्ड्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब के सब वर्ब्स की तरह डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं एज अ वर्ब. एंड जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो आपको मैंने रूल बताया कि हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होना मस्ट है. तो हर वर्ब की 3 फॉर्म ज़रूर होंगी. क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड. तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ की सफाई करने को क्लीन कहते हैं. किसी चीज़ को जब धोना हो, जिसको धुलाई कहते हैं, उसको वॉश कहते हैं. वॉश, वॉश्ड एंड वॉश्ड. ऐसे ही जब हम झाड़ू लगाते हैं तो इसके लिए जो एक्शन यूज़ होता है उसको बोलते हैं स्वीप. तो आप स्वीप वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म स्वेप्ट होती हैं. स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट. ये रेगुलर एक्शन नहीं होता. एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, उसको ब्रूम कहते हैं. ब्रूम झाड़ू को भी बोलते हैं. सो ब्रूम एक्शन भी है, एक वर्ब भी है जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाती है ब्रूम्ड. सो ब्रूम, ब्रूम्ड, ब्रूम्ड. आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जब हम झाड़ू लगाते हैं तो जो डस्ट है, जो धूल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे जाके जम जाएगी. तो उस चीज़ को साफ़ करने को, उस डस्ट को किसी सरफेस से साफ़ करने को इंग्लिश में डस्ट कहते हैं. डस्ट, डस्टेड, डस्टेड. ये एक्शन भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा अगर कहीं पानी बिखर जाए, इस बिखरने को स्पिल कहते हैं. SPILL. अच्छा, स्पिल वो एक्शन है जिसकी 2 सेकेंड फॉर्म्स होती हैं और 2 थर्ड फॉर्म्स होती हैं. एक रेगुलर होती है स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड. मतलब इसके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में ED लग जाता है. एक स्पिल वर्ड होता है जिसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इरेगुलर होती है, यानी कि स्पिल्ट बनता है. स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ट. फाइन, क्लियर. बिखेरने के लिए वर्ड हो गया. अब अगर कोई भी लिक्विड, पानी, मिल्क, कॉफ़ी, टी, अगर फ्लोर पे, ऑन टेबल, कहीं पर भी बिखर गया है तो आप उसको साफ़ करेंगे. अब उसको जब आप किसी कपड़े से साफ़ करते हैं नॉर्मली तो आप उसे वाइप करते हैं. WIPE, वाइप. याद है आपको, जब कहीं लिक्विड ज़्यादा पानी गिर जाता है तो हम वाइपर से वाइप करते हैं उसको. तो वाइप करना मतलब किसी चीज़ को साफ़ कर देना होता है तो वाइप करते हैं. अगर आप अपने घर के जितने भी मिरर्स हैं या आपके पास अपनी कार है तो आप अधिकतर अपनी जो कार है उसका जो विंड स्क्रीन है, जो उसके विंडो पेन्स हैं, मतलब जो उसकी विंडो में जो शीशे हैं, जब आप उन्हें साफ़ करते हैं किसी कपड़े से थोड़ा पानी डाल के तो आप उन्हें वाइप करते हैं. ठीक है, तो आप उसे वाइप करेंगे. इवन अगर आपको पसीना आता है, जिसको स्वेट कहते हैं इंग्लिश में, तो पसीने आने को स्वेट कहते हैं और पसीने पहुंचने को फिर वाइप कहते हैं. तो पसीना पहुंचना, वाइप. इसके अलावा आप मोप वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. MOP, मोप. नॉर्मली आपको पता है जब पोंछा लगाने की बात करते हैं तो मोप एक्शन यूज़ करते हैं. अच्छा, झाड़ू को ब्रूम कहते हैं और पोछे को फिर मोप कहते हैं. क्लियर. इसके अलावा जब चीज़ें अपनी जगह पर रखनी हो, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए उसको ऑर्डर में रखना चाहते हो, तो फिर इसको इंग्लिश में टाइडी कहते हैं. TIDY. टाइडी. सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाती है टाइडीड. सो फर्स्ट फॉर्म इज़ टाइडी, सेकेंड फॉर्म बन जाती है टाइडीड, थर्ड फॉर्म हो जाती है टाइडीड. तो आप किसी भी अपने रूम में, अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में या किचन में जो चीज़ें रखी हैं उन्हें अगर आप सही ऑर्डर में रखते हैं, सही जगह पे, सही प्लेस पे आप उसे रखते हैं, तो फिर आप उसे टाइडी करते हैं. ठीक है. अगर आप टाइडी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते या रिप्लेस करना चाहते हैं टाइडी वर्ड, सो आप नीटन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं. नीट वर्ड तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन नीटन वर्ब की बात कर रहे हैं. नीटन, नीटन्ड, नीटन्ड.
यानी कि इसकी जब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ईडी लगेगा। नीटन इज़ फर्स्ट फॉर्म, NEATEN, नीटन वर्ड होता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा। जो लोग अपना घर साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, उससे जब आप सफाई करते हैं वैक्यूम क्लीनर से, तो जो एक्शन यूज़ करेंगे आप वो वैक्यूम यूज़ करेंगे। सो वैक्यूम, वैक्यूम्ड, वैक्यूम्ड, ये एक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं सफाई करते वक्त। इसके अलावा जब आप बर्तन धोते हैं, स्पेशली आप एक्शन यूज़ करते हैं वॉश, और बर्तनों को इंग्लिश में बोलते हैं यूटेंसिल्स, आप उन्हें डिशेस भी बोल सकते हैं। तो वॉश यूटेंसिल्स या वॉश डिशेस। क्लियर? इसके अलावा जब हम बर्तन धोते हैं तो नॉर्मली बर्तनों को धोने के लिए आप रब एक्शन यूज़ करते हैं, RUB, आप जब आप उसे रगड़ते हैं। बट जब आप उसे थोड़ा हार्ड करके रगड़ते हैं तो आप उसको स्क्रब करते हैं। जैसे ऑफ कोर्स जब कोई चीज़ जल जाती है किसी पैन के अंदर, सो उस पर चिपक जाएगी, जब वो उस पर स्टिक कर जाएगी तो आप उसको जब साफ़ करेंगे तो आप उसे स्क्रब करेंगे। आई होप आपको सबको पता ही है, स्क्रब सबके घर में होता भी है। जब यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं तो स्क्रब एक चीज़ का नाम भी है, और उससे जब हम साफ़ करते हैं कोई चीज़ को तो उसको स्क्रब करना ही कहते हैं। सो ये सारे वर्ड्स थे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। कब? जब हम रोज़मर्रा की लाइफ में क्लीनिंग वाला काम करते हैं। और आई होप ज़्यादातर घरों में ये सारे एक्शंस अपने साथ या फिर अपने घर के किसी मेंबर के साथ ये सारे काम आपको दिखते होंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ चुका होगा। लेट्स गो फर्दर। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट वीडियो के बारे में, जब हमने बात की थी कि सिंपल इंडेफिनिट सेंटेंसेस यूज़ करते हैं आई, यू, वी और दे के साथ, तो हमेशा वर्ब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और इसमें जो खास शब्द होता है, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, जो इसमें सोल वर्ड होता है, जिसे डू बताया था मैंने, वो डू जो है वो हिडन रहेगा जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। सो वो डू आपको लगाना नहीं होता। मीन्स अगर एग्जाम्पल ले लें हम लोग कि वॉश यूटेंसिल्स एक एक्शन है, मैं ये काम करता हूँ रोज, आई वॉश यूटेंसिल्स, इसमें मैंने डू हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। आई डू वॉश यूटेंसिल्स मैंने नहीं बोला। सो इसमें जो डू है आप उसको हाइड कर दीजिए, छुपा दीजिए, ये है वहाँ पे बट इसको हमें बोलना नहीं है। ठीक है? बेसिक इंग्लिश में हम इसे नहीं बोलेंगे। एडवांस इंग्लिश में एक इसका नियम होता है, उसको हम एडवांस लेवल पे जाके सीख लेंगे। अभी बेसिक की बात कर रहा हूँ। डू हेल्पिंग वर्ब को हम नॉर्मल सेंटेंसेस में नहीं यूज़ करते। ठीक है? ये सुनाई भी नहीं देगा, आप कहीं पर देखेंगे लिखा हुआ तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। क्लियर? सो आई एक्शन मतलब आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई वॉश यूटेंसिल्स, आई मोप द फ्लोर, आई स्वीप माई रूम, आई वैक्यूम माई रूम, आई मेक माई बेड। मीन्स मैं अपना जो बिस्तर है इसको लगाना कहते हैं। ऑफकोर्स जब हम सुबह जाग जाते हैं, अपना बिस्तर छोड़ते हैं, तो उसके बाद बिस्तर को सही करना, मेक बेड, आई मेक माई बेड। रात को सोने से पहले भी आई मेक माई बेड। फाइन। इसी तरह से जब मैं झाड़ू लगाता तो आई स्वीप माई रूम, या फिर मैंने कहा आई ब्रूम माई रूम। क्लियर? इसके अलावा आप क्या करते हैं? आई डस्ट द टेबल। ठीक है? आई डस्ट द टेबल, आई डस्ट ऑल द फर्नीचर। आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या बताया आपको? आई एक्शन जो फर्स्ट फॉर्म से मैंने उनको सीधा लगाया, मैंने इसमें डू नहीं लगाया। लेकिन यही सारे सेंटेंस अगर मैं नेगेटिव बोलता तो मेरा सेंटेंस होता आई डोंट स्वीप माई रूम, आई डोंट मेक माई बेड, आई डोंट वैक्यूम, I don't vacuum my carpets, I don't wash my clothes, I don't wipe the floors, I don't mop the floors. ठीक है? I don't मतलब मैं ये काम नहीं करता। मुझे आपसे पूछना है do you, do क्वेश्चन में यूज़ होगा, of course होगा। So do you mop the floors, do you clean your kitchen, do you wash utensils, do you make your bed, डू यू डस्ट द फर्नीचर। यानी कि मैं अभी आपसे सब सवाल पूछ रहा हूँ, तो आई, यू, वी एंड दे, इन सब के नियम एक जैसे होंगे। एक एग्जाम्पल के लिए आप और मैं मान लेते हैं कॉन्वर्सेशन करते हैं, और अगर आप मुझसे पूछते हैं सर डू यू वॉश यूटेंसिल्स, मान लेते हैं कि मैं अपने बर्तन नहीं धोता, मेरा आंसर है नो, आई डोंट वॉश माई यूटेंसिल्स। बट कोई तो होगा जो घर में यूटेंसिल्स धोता है, तो अगर मुझे ये साथ में बताना ही है कि मैं नहीं करता बट मेरी मम्मी करती हैं, बट मेरी सिस्टर करती हैं, बट मेरा ब्रदर करता है, बट मेरे जो मेड सर्वेंट है वो करती हैं। अगर आपके घर में कोई काम वाली बाई आती हैं जिसे आप मेड सर्वेंट बोलते हैं, अगर वो करती हैं, सो कहने का मतलब आई नहीं थर्ड पर्सन। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो
आने वाला वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे शी, ही, इट की लाइफ में जो काम होते हैं उनके बारे में कैसे बात की जाती है, उनके सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ बी अटेंटिव। ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, सो आई होप आप ये गलतियाँ कंट्रोल कर लेंगे आसानी से। सो जब भी आप थर्ड पर्सन के बारे में प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं, पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं, तो जो भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके लास्ट में अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग सिंगल एस लगता है, कभी कभी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ई एस लगता है। तो बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप किसी थर्ड सिंगुलर पर्सन, शी, ही, इट, ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं। थर्ड पर्सन दे भी होते हैं बट ये प्लूरल हैं, इनकी ग्रामर इनकी जैसी नहीं होती है। तो जब भी शी, ही या इट के बारे में आप बता रहे हो कि वो क्या काम करते हैं, तो जो भी एक्शन, जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग एस या फिर ई एस लगाते हैं। ज़्यादातर स्पेलिंग्स जिनके एंड में, जब वो वर्ब ख़त्म होती हैं, जिनके एंड में सी एच, एस एस मतलब डबल एस, एस एच, एक्स, ओ आता है, तो इसके बाद स्पेलिंग में ई एस लगता है। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ जो वर्ब्स होती हैं उनकी स्पेलिंग्स में सिंगल एस लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप गो एक्शन यूज़ कर रहे हैं, जी ओ गो, तो इसमें आपको ई एस लगाना पड़ेगा और बनेगा गोज़। तो कई लोग जो मुझसे ये डिफरेंस भी पूछते हैं कि सर गो एंड गोज़ में क्या डिफरेंस होता है। गो एंड गोज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता। गो वर्ड का मतलब भी जाना है और गोज़ मतलब भी जाना है, बट आई के साथ आई गो, आई के साथ कभी आप नहीं बोल सकते आई गोज़, ठीक है, ये एब्सोल्युटली गलत इंग्लिश है। आई गोज़ आप कभी नहीं बोल सकते। बट अगर आप शी की बात कर रहे हैं, शी गोज़, शी गो नहीं, शी गोज़, ही गोज़, इट गोज़। आई ड्रिंक, शी ड्रिंक्स। अब देख लें कुछ हिंदी के सेंटेंसेस। मैं दूध पीता हूँ, ये दूध पीती हैं। मैं पीता हूँ, ये पीती हैं। मैं जाता हूँ, ये जाती हैं। मैं खाता हूँ, ये खाते हैं। मैं खेलता हूँ, ये खेलता है, ये खेलती हैं। मीन्स कहने का, आप एक जगह सिंगुलर व्यक्ति की बात करें, एक जगह आप अपनी बात करें, तो अपने लिए आई प्ले, आई प्लेज गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने एक्शन, अपने वर्ब जो आप यूज़ कर रहे हैं उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ज़रूर लगाना है। इट इज़ अ मस्ट। आई मोप द फ्लोर्स, शी मोप्स द फ्लोर्स। शी मोप द फ्लोर, ना 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 ना, ये गलती नहीं करनी। अगर आपको ये बताना है, अगर नाम लेकर बताना है, तो आप ही या शी को हटा दीजिए, उनकी जगह नाम लगा दीजिए। आई डू नॉट वॉश यूटेंसिल्स बट माई यंगर ब्रदर वॉशेज़ यूटेंसिल्स। वॉश की स्पेलिंग में WASH, लास्ट में क्या आया, SH, यानी कि स्पेलिंग में लास्ट में क्या ऐड करना है, ES, सिंगल एस नहीं, ES। माई यंगर ब्रदर वॉशेस यूटेंसिल्स। आई ड्राइव अ कार, माई फादर ड्राइव्स अ कार। इसमें सिंगल एस, ड्राइव में ऑलरेडी लास्ट में ई है तो आपको सिंगल एस लगाना है। माई फादर ड्राइव्स अ कार। आई अर्न मनी, पैसे कमाने को इंग्लिश में कहते हैं, आई अर्न मनी, माई फादर अर्न्स मनी। आई वर्कआउट, कसरत करने के लिए, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि कसरत करने के लिए एक्शन है वर्कआउट। आई वर्कआउट, माई ब्रदर वर्क्स आउट। आई स्कोल्ड, डांटने को इंग्लिश में कहते हैं। मैं अगर डांटता हूँ किसी को तो आई स्कोल्ड। माई पापा स्कोल्ड्स, माई पापा स्कोल्ड मी, नहीं, माई फादर स्कोल्ड्स मी। माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक फूड, नहीं। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक स्कूल गोवर हैं, अगर आप स्कूल में स्टडी करते हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और ऑल इन ऑल अगर एक बात कहूँ, आपको सही इंग्लिश बोलना सीखना है, तो अगर कहीं लिखा है माई मदर कुक फूड, बिल्कुल इसको बंद करें, माई मदर कुक्स फूड। अगर दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, माई मदर कुक फूड, माई मदर कुक्स फूड, और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से कौन सा सही है, बिल्कुल सेकंड वन पे
टिक कर दीजिए, बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक फूड, नाउ माई मदर कुक्स फूड। सो आई टाइडी माई रूम, मैं अपने पूरे कमरे को सही ऑर्डर में रखता हूँ। आई टाइडी माई रूम, माई मदर टाइडीज़ माई रूम, यानी कि ये काम मैं ना करके मेरी मॉम करती मेरा। माई सिस्टर टाइडीज़ द किचन, मैं करता आई टाइडी माई किचन। अगर आप मैरिड हैं तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं माई स्पाउस टाइडीज़ द किचन। माई स्पाउस, लास्ट क्लास में मैंने बताया है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कॉमन वर्ड यूज़ होता है स्पाउस। तो एक वाइफ अपने हस्बैंड को स्पाउस बोल सकती हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए स्पाउस वर्ड यूज़ कर सकता है। और अगर किसी पुरुष से आपकी बात चल रही है, किसी फीमेल से बात चल रही है आपकी, और आप उनसे पूछ लें कि डू यू टाइडी योर किचन, और आप बोले नो आई डोंट टाइडी माई किचन, rather हिंदी में कहते हैं बल्कि, rather my spouse tidies the kitchen। आपने बोला sounds good, fine, coming back to the point। so I action, she actions, he actions, it actions। चलिए अब बात कर लेते हैं खास शब्द की, कि इनके लिए खास शब्द हेल्पिंग वर्ब क्या है, सोल वर्ड क्या है। इनके लिए क्या था डू, लेकिन इनके लिए क्या है डज। अब ये वो जगह आ गई जहाँ पे ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, क्योंकि डज कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हिडन हेल्पिंग वर्ब है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को देख लेते, तो आज की क्लास और आसानी से आप समझ पाएंगे। सो अगर आपसे मैंने पिछले सेशन में बात की थी कि 3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम सिंपल बेसिक इंग्लिश में जब यूज़ करते हैं तो उनको हम हाइड कर देते हैं, यानी कि वो हिडन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। उनमें से एक होता है डू, दूसरा होता है डज, यानी कि जब हम थर्ड पर्सन की लाइफ प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो डज हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। लेकिन अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो डज का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डज में आप लगाओ नॉट, यानी कि माई मदर डज नॉट। और यहाँ पे प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, कार्ड बांध लीजिए इस बात की कि जब डज सेंटेंस में नहीं होता तो फिर हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में SES लगता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब डज सुनाई देता है, डज दिखाई देता है, तो डज जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे या सुनाई दे तो डज के साथ हमेशा आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, SES हटा देते हैं डज वाले सेंटेंस में। सो माई मदर डज नॉट कुक्स फूड, गलत इंग्लिश बोली है मैंने, ध्यान रख लीजिएगा। माई मदर डज नॉट कुक्स फूड, गलत इंग्लिश। माई मदर डज नॉट cook food. My mother does not go for a walk. My mother does not mop the floors. My mother does not tidy the kitchen. My mother does not wash utensils. तो ये सारे sentences बनाने के लिए जब आपने सीखा पॉजिटिव sentences में तो does hidden helping verb है, यानी कि does सुनाई नहीं देता पॉजिटिव सेंटेंस में। एक्शन में SES से समझ जाओ कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यूज़ हो रहा है। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन भी पूछना है, थर्ड पर्सन के बारे में जानना है, क्वेश्चन पूछना है, तो आपको पता ही है इट्स अ पीस ऑफ केक। नाउ अब आपके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन पूछना, क्योंकि जो खास शब्द जो हेल्पिंग वर्ब आपको मिल चुका है वो है डस। डस को सबसे पहले लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लगाना है आपको डूअर, मतलब सब्जेक्ट जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, और उसके बाद आपको लगानी है एक्शन की फॉर्म, ध्यान रखिएगा। सो डस योर मदर, यानी कि बात मैं आपसे कर रहा हूँ लेकिन सवाल किसके बारे में पूछ रहा हूँ, आपकी मॉम की लाइफ के बारे में। डज योर मदर, डज सुनाई दिया, डज आप कहीं लिखा भी देख रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो आप और कहीं लिखा हुआ है DOES, डज योर मदर, एकदम श्योर हो जाओ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। डज योर मदर कुक फूड, डज योर मदर स्कोल्ड यू, डांटना, डज योर मदर पैम्पर यू, मतलब सर पे चढ़ा लेना, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, मतलब बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, आपकी अनड्यू डिमांड्स को भी मान लेना, मतलब जो चीज़ जायज़ नहीं होती उसको अनड्यू डिमांड कहते हैं। तो इंग्लिश में जब हम किसी को सर पे चढ़ाते हैं तो हम उसको पैम्पर कहते हैं। तो डज़ योर मदर पैम्पर यू, पैम्पर्स नहीं बोला, याद रखना, गलत बोल के दिखा रहा हूँ। डज़ योर मदर पैम्पर्स यू। सो आज से अपने कान, अपने ईयर्स को इतना ट्रेंड कर लीजिए कि कोई गलत बोले एक सेकेंड में आप उसे सुनिए, और अगर आपके सामने किसी ने गलत इंग्लिश बोली है उसी पल उसी सेकंड आप उसे बोलिए यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। किसी को गलत जब हम बताते हैं कहीं ना कहीं गलत है। अगर कोई मुझसे पूछे डज योर मदर कुक्स फूड या डज योर मदर कुक्ड फूड, ऑफकोर्स दोनों सेंटेंस गलत है। फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए थी, आपने इसमें या तो ऐसे यस लगा दिया या फिर आपने सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली।
और डज के साथ तो सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती, डज के साथ आईएनजी यूज़ नहीं हो सकता, डज के साथ आप एस नहीं यूज़ कर सकते सेंटेंस में डज के साथ। डज योर मदर बीट यू, किसी की पिटाई करने को बीट कहते हैं, BEAT बीट। सेकेंड फॉर्म इज बीट, फर्स्ट फॉर सेकेंड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, बट थर्ड फॉर्म इज बीटन, बीट बीट बीटन। डज योर मदर बीट यू, डज योर मदर कंपेल यू, कंपेल मतलब होता है किसी को मजबूर करना। डज योर मदर कंपेल यू, किस काम के लिए, टू लगा के उस एक्शन उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, मजबूर करने की बात पूछ रहा था। डज योर मदर कंपेल यू टू वॉश योर यूटेंसिल्स, डज योर मदर कंपेल यू टू स्टडी, डज योर फादर कंपेल यू टू अर्न मनी, डज योर एल्डर ब्रदर, बड़े वाले भाई की बात हो रही है, डज योर एल्डर ब्रदर कंपेल यू टू वेक अप अर्ली, कि आपके बड़े भाई आपको मजबूर करते हैं सुबह जल्दी जागने के लिए, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में बात चल रही है जो कि सिंगुलर। डज योर फादर, डज योर मदर, डज योर एल्डर ब्रदर। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, डज योर बॉस इंसल्ट यू, डज योर बॉस सपोर्ट यू, डज योर बॉस इनकरेज यू, क्या आपको वो प्रोत्साहित करते हैं, डज योर बॉस पास सरकास्टिक रिमार्क्स टू यू। सरकास्टिक रिमार्क्स मतलब कि जली कटी बातें, ऐसी बातें जो कि आपको चुभने के लिए कही गई हैं। रिमार्क्स मतलब ऑफ कोर्स टिप्पणियाँ होती हैं, तो कुछ ऐसी टिप्पणियाँ किया जाए जो कि आपको चुभ सकती हैं। तो डज योर बॉस पास सरकास्टिक रिमार्क्स टू यू, डज योर बॉस हेल्प यू, डज योर बॉस कंपेल यू टू वर्क डे इन डे आउट, क्या आपके बॉस आपको दिन रात काम करने के लिए मजबूर करते हैं। डज योर बॉस, आपके आंसर्स नो, माई बॉस डज नॉट, मिलाकर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलनी है, डज नॉट को मिला के बोलते हैं डजंट। माई बॉस डजंट कंपेल मी टू वर्क डे इन डे आउट, माई मदर डजंट कंपेल मी टू स्टडी day in day out, my father doesn't compel me to earn money, my elder brother doesn't compel me to wake up early, my spouse doesn't compel me to wash utensils, my mother doesn't pamper me, बहुत ज़्यादा लाड प्यार नहीं करती, my father doesn't beat me now, हो सकता है पहले बचपन में पीटते हो लेकिन अब तो नहीं पिटाई करते, my father doesn't beat me, my spouse doesn't mop the floors, my बॉस डजंट ड्राइव अ कार, यानी कि नेगेटिव आंसर डजंट, पॉजिटिव आंसर में एस लगाने हैं। माई मदर, मैंने सवाल पूछा अब आप आंसर पॉजिटिव दे रहे हैं। माई मदर पैम्पर्स मी, माई मदर स्कोल्ड्स मी, डज योर मदर स्कोल्ड यू, क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वेल, आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आप बहुत फास्ट कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको एक बहुत आसान सा टिप देता हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पोकन की, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर हमारे घर में कोई इंग्लिश बोलता नहीं, हम इंग्लिश का माहौल नहीं है, हम इंग्लिश की प्रैक्टिस किससे करें। आप इंग्लिश की प्रैक्टिस अपने हाथ के साथ करिए, आप इसको सामने रख लीजिए, आप इससे क्वेश्चन पूछिए, जवाब भी आप ये मान लीजिए कि ये जवाब दे रहा है आपको, दैट्स इट। सो कहने का मतलब आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने साथ प्रैक्टिस करिए, बिकॉज इंग्लिश की कहावत है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, हिंदी में कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाहते हैं अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना, तो फिर अपने लाइफ में जो एक्सक्यूज़ेस हैं उन्हें कट कर दीजिए, उन्हें निकाल के बाहर फेंक दीजिए और स्टार्ट वर्किंग, मोटिवेट योर सेल्फ कि आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंतरात्मा से बात करिए, कहीं पर भी चल रहे हो, पैदल बाइक चलाते वक्त मत बात करिएगा, ठीक है, अपने घर पे अकेले हैं। सो आप रोज़ 20 मिनट्स की प्रैक्टिस करिए अपने हाथ के साथ, और आप इससे बात कर रहे हैं हाय, तो आप मान लेते हैं कि आपका फ्रेंड है और इस फ्रेंड को आपने कहा हाय, हाय डियर, इसने भी कहा हाय, आपने इससे पूछा हाउ आर यू, इसने कहा आई एम गुड थैंक यू एंड हाउ आर यू, आपने इसको भी जवाब दिया आई एम ऑल्सो गुड। अब आपकी बातचीत शुरू हुई, इसने पूछा आपसे डज योर मदर ड्रिंक मिल्क, आपने इसको जवाब दिया नो, माई मदर डज नॉट, मिलाकर बोलना चाहते हैं डजंट बोलिए, माई मदर डजंट ड्रिंक मिल्क बट यू नो, हाँ किसी का अट्रैक्शन लेने के लिए आप बीच बीच में ये फिलर्स यूज़ करते हैं, बट यू नो आई ड्रिंक मिल्क, ऐसे। अब आप उनसे पूछिए डज योर मदर मोप द फ्लोर्स, अब इनका जवाब है यस माई मदर मोप्स द फ्लोर, बाय द वे डू यू मोप द फ्लोर्स, नो आई डू नॉट मोप द फ्लोर्स, इट्स नॉट गुड ऑफ यू,
यानी कि ये आपको शोभा नहीं देता। सो मेरा कहने का मतलब था कि आप बिना किसी एक्सक्यूज़ के आप अपने हाथों को अपना पार्टनर बना लीजिए, सामने रख लीजिए, बातचीत करिए, जितने एक्शंस आपके साथ मैंने दिए डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप 10 से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर देम आउट एंड आई होप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहा होगा। बिफोर वाइंडिंग अप, आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ like the video, give your feedback in the comment section and don't forget to subscribe। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, see you in the next video।